सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऐसे दो फैक्टर्स जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ड्रग पीके, लिपोफिलिसिटी और पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस कैसे इफेक्ट करती है, और इसमें पीकेए और जीआईटी-पीएच। पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लें कि पीकेए एंड ये जीआईटी-पीएच टर्म्स जो हैं वो है एग्जैक्टली हैं क्या। pKa, as you all know, represents the dissociation constant. डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब ये कि कोई ड्रग अगर डिसोसिएट हो रही है, आयनाइज हो रही है, खराब हो रही है, तो दैट इज एक्चुअली स्टैंड्स बाय pKa. एंड सेकेंडली GIT-pH का मतलब सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, दैट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट pH. जब हम कोई भी खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक विभिन्न प्रकार के पीएच का सामना ड्रग को करना पड़ता है, और ये पीएच एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये सभी पीएच बहुत इफेक्ट करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। क्योंकि इन पीएच को हमने इसलिए फैक्टराइज रखा है, इसको हमने इसलिए काउंट किया है क्योंकि ये पीएच की मौजूदगी में ही ड्रग के खराब होने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर GIT-pH का रोल इम्पोर्टेंट है, वो प्ले कर रहा है, तो वो pKa को डायरेक्टली कोरिलेट करता है। सो इसमें हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि अगर pKa वैल्यू और GIT-pH जो कि डेफिनेटली नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर pKa वैल्यू हम पता लगा लेते हैं तो हम ये बाहर ही जान सकते हैं, मतलब शरीर के बाहर ही हम ये जान सकते हैं कि ड्रग शरीर के अंदर डिसोसिएट हो, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपनी साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचने के पहले, या फिर काम कर पाएगी या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि ड्रग का साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचने से पहले अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड आप जानते ही हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम आयरन का ले लें, लोहे का ले लें, जब उसमें जंग लग जाता है मींस वो आयनाइज हो गया, और अगर जब तक उसमें जंग नहीं लगा है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में। इसी तरह से ड्रग अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी तो ही वो साइट ऑफ एक्शन पर अपना एक्शन दिखा सकती है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर कितना अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी वो रिप्रेजेंट होता है उसके pKa वैल्यू से और pH एट दी एब्जॉर्प्शन साइट से। बाकी ये भी एक अंडरस्टूड बात है कि अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो उसकी pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उसके आयनाइज होने के। इसी प्रकार से कोई ड्रग अगर बेसिक है तो जितना pKa वैल्यू उसकी हाई होगी उतना हाइयर उसका बेस होगा। तो pKa वैल्यू ड्रग की और pH एट दी एब्जॉर्प्शन साइट के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि ड्रग कितना परसेंटेज अनआयनाइज में रहेगी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी सामने जो स्क्रीन पर आपको इक्वेशन दिख रही है या ये टर्म्स आपको अंग्रेजी में दिखाई दे रही, काफी जटिल प्रतीत हो रही होंगी, बहुत आसानी से समझें कि सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में रहे, और वो कितना प्रतिशत तक शरीर के अंदर अनआयनाइज में रहेगी ये बताएगा ड्रग pKa वैल्यू। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हमने देखेंगे कि कोई भी ड्रग pKa वैल्यू उसकी कितनी रहेगी और pH ऑफ द फ्लूइड एट द एब्जॉर्प्शन साइट कितना रहेगा, ये हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, जो कि वीक एसिड के लिए pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड, एंड परसेंटेज ऑफ द ड्रग कितना रहेगा ये भी पता लगाया जा सकता है। मींस कहने का मतलब ये कि अगर pKa वैल्यू और अनआयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड प्रोपोर्शन को वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें तो हमें परसेंटेज ऑफ द ड्रग आयनाइज्ड पता चल जाएगा। दैट्स ऑल। अब अगर ये परसेंटेज ड्रग आयनाइज्ड बहुत हाई है तो ये सीधी सी बात है कि हमें ड्रग में फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज कुछ अप्रोचेस लगा करके चेंज करनी पड़ेंगी ताकि वो परसेंटेज ड्रग आयनाइज्ड कम से कम हो सके। तो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन को जब कैलकुलेट करने के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक ड्रग्स के मामले में अगर देखें, उनकी pKa वैल्यू अगर 8 से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे सभी pH वैल्यूज के ऊपर, और उसलिए वो उनका जो एब्जॉर्प्शन है
वो पीएच से मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई ड्रग की वैल्यू पीके वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो शरीर के समस्त पीएच रेंज पर वो स्टेबल रहेगी और एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा। अब इसको आप ऐसे समझें कि अगर मुख से हमने कोई दवा खाई, वो सलाइवा से होते हुए हमारे स्टमक में गई और स्टमक के पीएच में वो आयनाइज हो गई, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसलिए इस इक्वेशन के माध्यम से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एसिडिक ड्रग्स का पीके वैल्यू 8 से ज़्यादा रहना ज़रूरी है। एसिड्स जो कि 2.5 से 7.5 की रेंज में होते हैं, वो इन पीएच पर उनका कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड के मामले में अगर हम देखें तो पीके वैल्यू अगर 2.5 यानी 2.5 से कम है, ऐसी ड्रग्स पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगी, मतलब कोई भी पीएच पर वो स्थिर और स्टेबल, सिक्योर और इंटीग्रल नहीं रह पाएंगी और उनका एब्जॉर्प्शन भी लगभग नहीं हो पाएगा। सेम स्थिति में अगर हम बेसिक ड्रग्स के बारे में देखें, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है। आज की डेट में कोरोना काल में विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रयोग में हो रहा है। तो विटामिन सी जो है वो बेसिकली एक्चुअल में एक एसिडिक ड्रग है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। वहीं पर अगर हम पैरासीटामोल की बात करें या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स की बात करें तो वो बेसिक ड्रग्स हैं, तो उनके लिए जो पीके वैल्यू है अगर वो 0.5 से कम है तो वो सारे पीएच पर स्थिर रहेगी, और अगर पीके वैल्यू 11 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो ड्रग किसी भी रूप में कैसे भी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वो एब्जॉर्प्शन होने के पहले ही आयनाइज हो जाएगी। दोस्तों, ये जो निष्कर्ष हैं 3 इम्पॉर्टेंट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे। पीके वैल्यू और जीआईटी का पीएच ये तय करते हैं कि ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचकर शरीर के अंदर कैसा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे, दैट इज द पीके वैल्यू एंड जीआईटी का पीएच। अब मैं बुलेट पॉइंट्स में आज के इस वीडियो टॉपिक को समराइज कर देता हूं। नंबर 1 ये कि पीके वैल्यू अगर पता लगा लिया जाए तो उससे सीधे सीधे ये पता लगाया जा सकता है कि कितना प्रतिशत ड्रग आयनाइज फॉर्म में रहेगी और कितना प्रतिशत ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी। नंबर 2, शरीर में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, थेरापेटिक इफेक्ट देने के लिए ड्रग का साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने तक अनआयनाइज फॉर्म में रहना बेहद जरूरी है। इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा। नंबर 3 कि अगर एसिडिक ड्रग्स हैं तो उनकी पीके वैल्यू 8 से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें, और अगर बेसिक ड्रग हैं तो उनकी पीके वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये आपको दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ फैक्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। और आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड प्रेसिंग द बेल आइकॉन। थैंक यू।